जब आयुर्वेदा में कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज है तो इसको क्यों वर्ल्ड वाइड प्रमोट नहीं किया जाता? पेड़ के पत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों में दुनिया की सभी बीमारी का इलाज है। कोई भी ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो चुकी है, जो ठीक नहीं हो रही है, उसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं। आयुर्वेदा में कोई ऐसी चीज है कि हम उस बंदे को बताए बिना उसका नशा छुड़वा दें? दारू पीने वाला तो कभी दारू छोड़ना ही नहीं चाहता। पीपल के 5 पत्ते लेने हैं, जामुन के 5 पत्ते लेने हैं, अमरूद के 5 पत्ते लेने हैं, बेलपत्री जो शंकर जी पे चढ़ता है उसके 12 पत्ते, नीम के 12 पत्ते, तुलसी के 12 पत्ते, 1 मुट्ठी दुर्वा घास लेनी है। जो भी घर में नशा करता है उसके खाने में मिला के देना स्टार्ट कर दो। दाल में, चावल में, सब्जी में, चाय में, कॉफ़ी में, जैसे मर्जी उस पेशेंट को देना स्टार्ट करो। पर बच्चों को भी स्ट्रेस है, बड़ों को भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं आयुर्वेदा के अंदर? ऑक्सीजन की कमी के कारण डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप ऑक्सीजन को पूरा करते हो तो ये सारी प्रॉब्लमें ख़त्म हो जाएगी। अगर बच्चों को पीपल के पेड़ के पास लेके बैठना स्टार्ट करते हो तो 1 महीने के अंदर अंदर MR चाइल्ड ठीक हो जाते हैं। प्रेगनेंसी रोकने के लिए टैबलेट्स आ रही हैं जी जी, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अनवांटेड 72 खा के 30% लेडीज़ को मदर बनने से पहले बच्चेदानी का कैंसर होता है। अच्छी तरह लोहा गर्म करके आपने पानी में डिप करना उसको। जब लोहा रेड हो जाए वो पानी अगर आप पिलाते हो तो अनवांटेड 72 टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाय के गोबर की बात करूं मैं, गाय का गोबर आयुर्वेदा में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। उसका रीज़न क्या है? बिना गाय के आयुर्वेदा अधूरा है सर। चूहा अगर मर गया गोबर के पास रख दो, जिंदा हो जाएगा। आयुर्वेदा में कैसे टेस्ट किए जाते हैं? अगर वो यूरिन तलवार का शेप ले ले, ऐसे बिल्कुल लाइन में बन जाए, तो हम उसको कहते हैं कि इस पे किसी तरीके का तंत्र हुआ है। अगर इस पार्ट पे ब्लैक कलर का धब्बा या रेड कलर का धब्बा है तो उस पेशेंट को आप देखते ही बता दो कि आपको लीवर की प्रॉब्लम बहुत पहले से थी और लीवर का आपको पूरी लाइफ ध्यान रखना पड़ेगा। आप तो बिना कोई टेस्ट करवाए इंसान को देख के बता सकते थे कि उनके लड़का होगा, लड़की होगी। अगर पेट में लड़का है तो लड़की की जो आँख होती है, राइट आँख, वो बड़ी हो जाती है। बिना मदर को बताए देसी गाय के गोबर का रस अगर आप पिला देते हैं, बिना किसी बड़ी सर्जरी के बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फीमेल को जब पीरियड आते हैं जी राइट, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जी, या बहुत ज़्यादा पेन होता है जी। आजकल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि लड़कियां घी का प्रयोग कर ही नहीं रही हैं। डॉक्टर क्योंकि घी का, दूध का परहेज बताते हैं। अगर देसी गाय का घी दिया जाएगा तो उसी समय उनका पेन खत्म होगा। 80% लोग आज शिलाजीत को पानी से लेते हैं। जी जी। शिलाजीत पानी से लोगे तो ड्राइनेस पैदा होगी, कॉन्स्टिपेशन पैदा होगी, गर्मी होगा, मुंह में छाले होंगे, घबराहट होगी। 70% लोगों के घर में शिलाजीत पड़ी होगी, डब्बी पैक। नमस्कार दोस्तों, यार लुधियानी भी दे ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार सर। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ पूरे इंडिया की ऑडियंस है। तो डॉक्टर साहब जो भी गल्लां करनगे मैं चाहना कि सारे तक पहुँचण। सो डॉक्टर साहब पहले बताइए कि सर आप आयुर्वेदा से जुड़ा इलाज कर रहे हैं राइट? जी सर। तो पहले बताइए कि आयुर्वेदा है क्या, उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है? सर आयुर्वेदा को अगर हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा क्या है, तो आयुर प्लस वेद उम्र पे लिखी हुई किताब है। ये वो किताब है जिसमें हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, खाना, पानी, रहना, उठना, बैठना या जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सब कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। अब उम्र की बात अगर हम करें, जो पहला शब्द था आयु, आयु की अगर हम बात करें तो आयु सिर्फ यही नहीं जो आज हम इस शरीर में जी रहे हैं। आयु वो जो हमारी आत्मा अलग अलग शरीर में कई जन्म से आ रही है, उसके बारे में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको आयुर्विज्ञान कहा जाता है, आयुर्वेद कहा जाता है। डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कि जो एलोपैथी है राइट, एलोपैथी दावा करती है कि हम ये कैंसर ठीक कर सकते हैं जी, हम डायबिटीज़ ठीक करते हैं जी। तो आयुर्वेदा में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट? जी। पहले तो माफ़ी चाहूँगा सर, एलोपैथिक किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा
नहीं करती। ओके। वो कहते हैं कि हम इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। राइट। वहाँ पे रिसर्च और एरर का फार्मूला है कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं और बाद में मना कर देंगे कि ये चीज़ नहीं हो पाई। बट आयुर्वेदा में रिसर्च पहले से ही हर चीज़ की हुई पड़ी है, और अगर वो रिसर्च हम तक पहुंच रही है तो हर बीमारी का इलाज है। जैसे एक मेरा बहुत पुराना फार्मूला है कि पेड़ के पत्तों में, मधुमक्खी के छत्तों में दुनिया की सभी बीमारी का इलाज है। क्या बात है। तो हमें बस पता होना चाहिए कि किस पत्ते से किस बीमारी का इलाज हो रहा है। राइट। तो जो कैंसर है जी इसका इलाज आयुर्वेदा में है। जी सर। और ये किस टाइप का कैंसर का इलाज है? सभी टाइप का कैंसर है या कोई स्पेशल कोई? देखिए, जो आयुर्वेदा के जानकार मुझे सुन रहे होंगे, तो जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की है, वो ये सोच रहे होंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं गलत गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कैंसर शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है। कैंसर नाम की बीमारी नहीं थी, तो मैं इलाज के बारे में कैसे बता रहा हूँ। तो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि कैंसर है क्या। कोई भी ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो चुकी है, जो ठीक नहीं हो रही है, उसको हम कैंसर का नाम दे देते हैं। जैसे स्किन का कैंसर होता है, स्किन की कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो पा रही है, बढ़ती चली जा रही है, वो कैंसर है। जॉइंट की कोई ऐसी प्रॉब्लम, लीवर की कोई ऐसी प्रॉब्लम, उसी को हम कैंसर का नाम दे देते हैं। तो बीमारी की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा में बीमारी किसी भी रूप में, किसी भी लेवल तक पहुंच जाती थी तो उसका इलाज हमारे पास था, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर कैंसर का नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए लोग जो बीएमएस डॉक्टर होते हैं वो शायद कतराते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए। पर अगर वो सिम्टम पे ध्यान दे कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या आ रही है और उसके अनुसार अगर इलाज किया जाए तो 100% इलाज होगा। और अभी तक आप कितने कैंसर के मरीजों का इलाज कर चुके हैं? सर 5 साल के करियर में लगभग 1000 पेशेंट से ज़्यादा कैंसर पेशेंट ठीक कर चुके हैं सर। हम सिर्फ इलाज की बात नहीं करते। अभी बहुत जल्दी हमारे पास एक बच्ची का इलाज चल रहा है, 3 साल की बच्ची है, झारखंड से है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है और बच्ची 2 महीने के अंदर अंदर कवर कर चुकी है। हम रिपोर्ट पे ज़्यादा नहीं जाते, बट जो सिम्टम आ रहे थे उस बच्ची के पूरे जुबान पे छाले पड़ चुके थे और डॉक्टरों का कहना था कि ये कैंसर लंग्स तक फैल चुका है। मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दे दूंगा, जो पहले थी और जो आज की कंडीशन है वो भी दे दूंगा। तो ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं और बहुत ही कम खर्चे में। और कई जगह तो ऐसा होता है कि पेशेंट कहते हैं कि हमारे पास अब तक आने के लिए भी पैसा नहीं है, आप कोई इलाज बता दो। तो जैसे मैंने बताया था कि पेड़ के पत्ते, तो हम उनको कोई ना कोई पेड़ के पत्ते बताते हैं जिससे उनका इलाज होता है। पर जब कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज आयुर्वेदा में है जी, तो इसको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता है? मतलब जैसे होता है ना कि बाकी मेडिसिन या बाकी चीज़ों को प्रमोट करते हैं कि इसका इलाज यहाँ होता है, इसका इलाज यहाँ होता है। जब आयुर्वेदा में कैंसर जैसी भयानक बीमारी का इलाज है तो इसको क्यों वर्ल्ड वाइड प्रमोट नहीं किया जाता? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार आयुर्वेदा पे सिर्फ प्रचार करती है, सही तरीके से प्रचार नहीं करती। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदा के फील्ड में काम करते हैं, वो आयुर्वेदा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो काम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। वो खुद की प्रमोशन करते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, इससे ये ठीक हो रहा है। वो प्रोडक्ट बना कैसे है वो नहीं बताते, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती चली आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट कुछ साथ दे, कुछ डॉक्टरों की सपोर्ट करे और डॉक्टर अपने स्वार्थ को छोड़ के अगर लोगों के भले के बारे में सोचें तो हर बीमारी का इलाज बहुत आसानी से घर पे हो सकता है। राजीव भाई दीक्षित आए थे, जी, उन्होंने बहुत आयुर्वेदा का प्रचार किया, खुल के बताते थे कि इस बीमारी के इलाज के लिए दवा ली जाए। और उनके पास जब तक कैंसर के पेशेंटों ने ट्रीटमेंट लिया, सिंगल कोई पेशेंट की डेथ नहीं हुई थी कैंसर पेशेंट की जिन्होंने कीमोथेरेपी नहीं ली। जी। उनका एक व्याख्यान मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसकी डेथ हो गई हो जिसने कीमोथेरेपी ली हो। और जो पेशेंट कीमोथेरेपी लेके आते थे उनको वो नहीं बचा पाए। तो ये कुछ ऐसे दुर्भाग्य के कारण उनकी मृत्यु हुई और आगे प्रमोशन रुक गई। तो शायद उसी कार्य को लेके हम भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर साहब जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, अभी आज के दिन में हर एक की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है जी, ठीक है, और जिसको देखो हर दूसरा बंदा डायबिटीज़ की टेबलेट ले रहा है। आयुर्वेदा में इसका क्या उपचार है? बहुत सारे इलाज हैं और हम तो सही बताएं तो सर हमारे पास
कम से कम 10,000 पेशेंटों का डाटा पड़ा है जो शुगर की दवाइयाँ जिन्होंने छोड़ दी है। और ये नहीं कि साल भर दवा खानी है, 2 साल खानी है। हम चैलेंज करते हैं 7 दिन पेशेंट दवा ले हमारे पास आए, 7 दिन के अंदर अंदर हम उसकी शुगर ठीक करते हैं। अगर ठीक नहीं होता तो हम उससे पैसा चार्ज नहीं करते। जिस पेशेंट के पास पैसा नहीं है वही ट्रीटमेंट मैं घर पे बताता हूँ, घर पे कर लें। और ये आज नहीं, मैं अपने YouTube चैनल पे 4-5 सालों से ये बता के रखा हूँ कि ये दवा लेने से पेशेंट ठीक होता है। उसमें सर सिर्फ 6 तरीके के पत्ते हैं। पीपल के 5 पत्ते लेने हैं, जामुन के 5 पत्ते लेने हैं, अमरूद के 5 पत्ते लेने हैं, बेलपत्री जो शंकर जी पे चढ़ता है उसके 12 पत्ते, नीम के 12 पत्ते, तुलसी के 12 पत्ते, 1 मुट्ठी दुर्बा घास लेनी है। ये 5-6 तरीके के पत्ते और 1 मुट्ठी दुर्बा घास। इसका रस निकाल के पेशेंट सवेरे खाली पेट लेता है, सिर्फ 3 मंथ। कोई भी पेशेंट लेता है, किसी भी तरीके की उसकी शुगर हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, वो पेशेंट ठीक होता है। अगर बाई चांस 1-आधा% ठीक नहीं होता तो हमारे पास आए, उसके पीछे हम और भी प्रॉब्लम देखेंगे क्यों हुआ, तो उसका भी हम इलाज करेंगे। बट ये कहाँ पैसा लग रहा है। मतलब इन सभी पत्तों को ग्राइंडर में पीस के रस निकालना है जी, इनको सवेरे खाली पेट थोड़ा सा पानी डालें, समय पीस के उसका रस निकालें और पी लें। किसी को नुकसान नहीं करता। किडनियाँ इससे रिपेयर होती हैं, हार्ट इससे ठीक होता है, आंखों की प्रॉब्लम ठीक होती है, पेट साफ होने लग जाता है, शुगर अपने आप इससे कंट्रोल हो जाती है। वेरी नाइस। जैसे सर आजकल की जो जनरेशन बोल दूं या जो माहौल है, हर कोई ड्रिंक कर रहा है, राइट जी। और कई बहुत ज़्यादा एडिक्शन में चले जाते हैं, ड्रिंक के नशे में या ड्रग, जैसे आजकल पार्टी वार्टीज़ का लोगों को बहुत शौक है। एडिक्शन बड़ी इजी होती है लेकिन उससे निकलना बहुत मुश्किल है। और जैसे अलग अलग जगह होता है ना, नशा रोकथाम केंद्र खुल जाते हैं। आयुर्वेदा में कोई ऐसी चीज़ है कि हम उस बंदे को बताए बिना उसका नशा छुड़वा दें? जो नशा रोकथाम का जो केंद्र बना है वहाँ पे नशे को रोक के नशा दिया जा रहा है। बिल्कुल। ये और इसके पीछे कोई आवाज़ नहीं उठाता। हमारे पास कई पेशेंट तो ऐसे आते हैं जिनको वो टैबलेट नहीं मिलती तो उस टैबलेट के लिए वो लड़ने लग जाते हैं, घर वालों से लड़ाई हो जाती है। दारू पीने वाला तो कभी दारू छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो छोड़ भी रहा है तो उसकी संगत ऐसी बन चुकी है कि वो छोड़ने नहीं देते। तो आयुर्वेदा में एक नहीं बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं, बहुत सारा इलाज है जिससे धीरे 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 नशा छूट जाता है। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप सिर्फ पीपल की छाल ले आइए, कूट पीस के पाउडर बना लो, उसका रख लीजिए, जो भी घर में नशा करता है उसके खाने में मिला के देना स्टार्ट कर दो। दाल में, चावल में, सब्जी में, चाय में, कॉफ़ी में, जैसे मर्जी उस पेशेंट को देना स्टार्ट करो। 1-2 दिन में तो नहीं, पर यह है कि 2-3 महीने तक जाते जाते वो पेशेंट नशा करने से हट जाएगा। वाह। वो किसी भी तरीके का नशा हो, सिर्फ दारू ही नहीं। और कितनी क्वांटिटी में वो चूरन देना उनको? आधा चम्मच। आधा चम्मच। जी। वेरी नाइस। मतलब ये असर कैसे करती है ये चीज़ कि बंदा उसके विचार आने बंद हो जाते हैं या उसकी तलब अंदर से आने? वही बताता हूँ। आयुर्वेदा 3 सिद्धांतों पे काम करती है, वात, पित्त, कफ। जी। जिनकी कफ बढ़ी होती है उसके अंदर ये सारी दिक्कतें आएंगी। कफ प्रगति वाला इंसान हमेशा उल्टी सीधी। अब देखिए, वात का जो समय होता है वो मॉर्निंग का समय होता है, पित्त का समय होता है वो दोपहर का होता है, और कफ का समय होता है वो रात का होता है। नशा करने का समय कौन सा होता है? मोस्टली रात को करते हैं। मोस्टली रात का होता है। तो इसका मतलब कफ जहाँ बढ़ता है वहाँ पे लोगों का नशा करने का दिल करता है। राइट। शाम होते ही ठंडक बढ़ने लग जाती है तो लोग जो उसका नशा नहीं करते वो दूसरा नशा करने लग जाते हैं, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह का नशा करने लग जाते हैं। तो हर तरीके के नशे को ख़त्म करने के लिए, मतलब बॉडी के अंदर कफ को बैलेंस करने के लिए पीपल का छाल का बहुत बड़ा योगदान है। राइट। तो दूसरा सर, एक मेरे को बताइए, जैसे आजकल स्ट्रेस बहुत है लाइफ में। जी। ठीक है, हर बच्चों को भी स्ट्रेस है, बड़ों को भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं आयुर्वेदा के अंदर? सर आज से 5-10 साल पहले जो यूथ था उन्होंने स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं सुनी थी। बिल्कुल है ना। आज बच्चों को डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि टीचर ने डांट दिया। आज 10 साल पहले टीचर घर तक जाके बच्चों को मार के आते थे, उस टाइम उनको डिप्रेशन का पता नहीं लगता था। आज हो क्या रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होते चली जा रही है। बच्चे बाहर जाना पसंद नहीं करते, बच्चे पसंद भी कर रहे हैं तो पेरेंट्स बाहर निकाल के राजी नहीं है। और जो लोग भी हैं वो ऑफिस से कार से सीधा घर में। ऑक्सीजन की कमी के कारण डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप ऑक्सीजन को पूरा करते हो तो ये सारी प्रॉब्लमें खत्म हो जाएगी। सर ये मैंने खुद किया है और लोगों को भी कराता हूँ। स्ट्रेस का बहुत हायर लेवल की अगर हम बात करें तो पागलपन,
MR, ओके। मंदबुद्धि बच्चे जो होते जी, हैं जी, जी। उनके अंदर भी ऑक्सीजन की कमी के कारण वो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ओके। अगर ऐसे बच्चों को आप कहीं ट्रीटमेंट मत कराओ, सिर्फ संडे का दिन छोड़ के अगर बच्चों को पीपल के पेड़ के पास लेके बैठना स्टार्ट करते हो तो 1 महीने के अंदर अंदर MR चाइल्ड ठीक हो जाते हैं। क्या बात है। स्ट्रेस की बात करते हैं, जिनको स्ट्रेस रहता है, जिनको सुसाइड करने का दिल करता है, बस संडे का दिन ना हो, वो पीपल के पेड़ के पास जाएं, नंगे पैर खड़े होके अगर पीपल को वो हक करते हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर सारी स्ट्रेस खत्म हो जाती है। जिन बच्चों को डर है कि मैं पेपर में पास हो पाऊंगा या नहीं, अगर वो पीपल के नीचे बैठ के पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो स्टडी साल भर में की है वो 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो हो जाएगी। ये हमने देखा है। मैं IPS अफसरों को क्लास देने गया था स्ट्रेस की, और उनकी क्लास देने के लिए, क्योंकि अब मुझे ये पता था कि 123 IPS अफसर आने वाले थे, कोलकाता में ये क्लास थी। जी, जी। मुझे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो मेरी जो ट्रेन थी यहाँ से पहले झारखंड गई थी, झारखंड से फिर कोलकाता की ट्रेन थी, तो मेरे पास 2 घंटे का समय था। वहाँ स्टेशन पे पीपल का पेड़ था, मैं उस पेड़ के नीचे बैठ के 2 घंटे में जो सिलेबस तैयार किया था वो 7 दिन तक IPS अफसरों को वो क्लासें मैंने दी थी। तो पीपल के नीचे बैठ के इतना माइंड आपका शार्प होता है। आप जितने भी गुरुकुल की तस्वीर देखोगे, जो बच्चे पढ़ते थे वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, पीपल के पेड़। इस कारण उनका दिमाग इस लेवल पे था। सर, जैसे अभी पीपल के पेड़ की बात चली, गाय के गोबर की बात करूं मैं, गाय का गोबर आयुर्वेदा में बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखता है। उसका रीजन क्या है? जिनकी गोबर सभी जानवरों का होता है। बिना गाय के आयुर्वेदा अधूरा है सर। ओके। अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये हमने देखा है सर। आप भोपाल गैस कांड के बारे में सर्च कर लो या किसी भी कारण आपको गोबर का महत्व पता लग जाएगा। कई लोग अंधभक्त बताते हैं या जो लोग कमेंट करते हैं कि गोबर खा लो, आप ये कर लो, ठीक है, आप डॉक्टर का क्या नुकसान कर लोगे। अगर मुझे कोई ये मेरा पॉडकास्ट सुन के अगर कोई ये बताता है कि आप बेवकूफ़ हो, आप फ्रॉड हो, तो मेरा क्या जाएगा। बट जिस दिन आपको प्रॉब्लम आएगी उस दिन आपको इन चीज़ों के पास वापस आना पड़ेगा। और अगर गोबर पवित्र नहीं था, अगर गोबर अच्छा नहीं था, तो अपनी दादियों से ये पूछना कि गोबर के उपले पे खाना क्यों बनाया जाता था। अगर गोबर पवित्र नहीं था तो किचन के अंदर गोबर की लिपाई क्यों हुआ करती थी। आज भी आप गांव के क्षेत्रों में जाओगे तो जो किचन होता है वो साफ ही गोबर से किया जाता है। जी। बहुत स्टडी वाले लोग ये कहते हैं कि गोबर बेकार चीज़ें हैं। अगर वो किसी हवन में जाकर बैठते हैं जहाँ पूजा होती है, वहाँ पे बिना गोबर की लिपाई के हवन कुंड भी नहीं बनता। तो इसके बारे में वो थोड़ा रिसर्च कर लें, फिर उसके बाद गलत सही फ्रॉड डॉक्टर है या कुछ है उसके बारे में जो निर्धारित करना करते जैसे आप बता रहे थे ना, गोबर से ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है जी, उसका क्या साइंस है, क्या रीजन? देखिए, ये लैब में भी चेक हो चुका है। हमारे इन्वायरमेंट में आज सिर्फ 22% ऑक्सीजन रह गई है, और जो इनफ नहीं है ठीक करने के लिए। जैसा आपने बताया स्ट्रेस है, अब एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन उस लेवल की नहीं है कि हम 10 लोगों को वो पूरी कर सकें, तो हम बैठे बैठे स्ट्रेस में हो जाएंगे, हमारा सर भारी होने लग जाता है, आंखें भारी होने लग जाती हैं, और बाहर निकलती हमें वो थोड़ा अच्छा लगता है। उसके पीछे कारण क्या है, यहाँ और बाहर में क्या ऐसा फर्क पड़ गया? सिर्फ ऑक्सीजन का। तो अगर हम कमरे के अंदर ऑक्सीजन पूरा करते हैं तो ये प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाती है। होता क्या है, हमने शायद किया होगा, बचपन में हम चूहा मार के ना सर गोबर के पास रखते थे। ओके। वो हमें ये सिखाया जाता था कि चूहा अगर मर गया गोबर के पास रख दो, वो जिंदा हो जाएगा। ओके। अब वो जिंदा होता था या कोई उसको उठा ले जाता था, पर हमें चूहा आज तक कभी नहीं मिला। तो उसके पीछे शायद ये लॉजिक था कि ऑक्सीजन है, वहां पे रख दो, वो जिंदा हो जाएगा। लैब में ये सर्च हुआ है सर, गोबर के अंदर 28% ऑक्सीजन होता है। जब गोबर सूख जाता है तो उसके अंदर 36% ऑक्सीजन होता है, और जब गोबर को जलाया जाता है तो 48.6% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है गोबर। और अगर वही राख दोबारा जलाई जाए तो 60% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो एक गांव को भी ऑक्सीजन देने के लिए सक्षम है। जो ये गोबर है, ये सिर्फ गाय का है या भैंस या किसी और? सिर्फ देसी गाय के गोबर में ये गुण मिला है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, और बाकियों में नहीं मिला है। गोबर में जीव होता है, ऑक्सीजन होता है, इसी कारण देसी गाय के गोबर में जल्दी बैक्टीरिया पैदा होते हैं और हमारे खेतों के लिए वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए गाय को गौ माता बोला जाता है। इसीलिए गौ माता बोला जाता है। राइट, लॉजिक है। लॉजिक है सर। और गाय के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, लोग कहते हैं कि जो है आपकी गाय तो रोड पे घूम रही है और वहां से खा रही है, वही दूध आप पी रहे हो, तो आपके अंदर भी उसी तरीके का दिमाग होगा। हमारे बहुत पुरानी जगह अगर हम फोटो देखेंगे तो गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास बताया गया।
तो गाय का वास शंकर जी का वास गाय के गले में बताया गया है और 6 साल तक इस पे रिसर्च की गई थी। गाय को स्प्लेंडा नाम का पॉइजन दिया जाता था बहुत थोड़ी मात्रा में कि मरे ना, और उसका यूरिन चेक किया जाता था कि वो पॉइजन यूरिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका गोबर भी चेक किया जाता था, यूरिन भी चेक किया जाता था, बट उसमें कभी नहीं मिला। 6 साल के अंदर धीरे धीरे करके उसके यहाँ गले पे गांठ पड़ गई थी। उस गांठ को काट के निकाला गया तो चेक किया गया कि उस पॉइजन जो था वो गले में ही इकट्ठा हो रही थी। तो इसीलिए गाय के गले में शंकर जी का वास है, क्योंकि पॉइजन पीने वाले तो उनके गले में बैठे हैं। तो इस करके सर जो हमारे शास्त्र हैं, जो धर्म हमें बताया, वो कुछ गलत नहीं बताया, बस उस पर हमें रिसर्च करना है कि ये क्यों बताया गया है, उसके पीछे हमारा क्या साइंस था जो ये कंपल्सरी करके चले गए। जैसे सर आयुर्वेदा में जो जड़ी बूटियां यूज करते हो, ये इनकी खेती होती है या कुदरती तौर पे ये अपने आप हो जाती हैं, या कहाँ से सोर्स करते हो, कैसे होता है ये सब? अभी तो जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपना ब्रांड बनाया है वो तो लगभग सारी खेती ही कर रही हैं, बट जो वैद्य होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो आसपास की ही जड़ी बूटी लेके आए। और ये जरूरी नहीं है कि मुझे आपका इलाज करने के लिए हिमाचल से ही जड़ी बूटी लानी होगी या किसी जंगल से ही लानी होगी। कुदरत इतना ज़्यादा समझदार है ना सर कि उसको पता है कि आप जहाँ पे पैदा हो रहे हो, आपको जो बीमारी हो सकती है उसके इलाज के लिए पहले ही औषधियाँ या जड़ी बूटी आपके पास ही पैदा होंगी। आप ये सोचिए, नारियल समुद्र के किनारे ही क्यों पैदा होता है, हमारे पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि समुद्र के किनारे हवाएं खुश्क चलती हैं, बॉडी के अंदर ड्राइनेस ज़्यादा होती है। उस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए सरसों का तेल काम नहीं करेगा, नारियल का तेल ही काम करेगा, इसलिए नारियल वहाँ पे हो रही है। राइट। हमें पता है, हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पे गर्म और ठंडा दोनों रहता है, इसलिए यहाँ पे सरसों चलता है। आप ड्राई फ्रूट पंजाब में क्यों नहीं हो रहे हैं, ड्राई फ्रूट साउथ के एरिया में क्यों नहीं हो रहे हैं? वो हिमाचल में पहाड़ी एरियो में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है। उस ठंड को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ें काम करेंगी भगवान ने उसको वहाँ पे पहले से सेट करके रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बीमारी का इलाज के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। मेरी बीमारी का इलाज मैं जहाँ जन्म लिया हूँ वहीं पे होगा। और 90% डॉक्टर ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि अगर आप नहीं ठीक हो रहे हो तो कुछ समय के लिए अपने गांव चले जाइए। जी हाँ, ये होता है। 90% डॉक्टर करते हैं और ये हमने देखा भी है, गांव जाते ही पेशेंट सही हो जाता है, ठीक भी होता है। तो वहाँ क्या हो रहा है उसके साथ? वहाँ वो हो रहा है जो उसके लिए बनी थी चीज़ें वो वहाँ पे थी और उसको वो मिलना स्टार्ट हुआ, वो अपने आप ठीक हो गया। सर आजकल एक देखा होगा आपने, टेस्ट बहुत चलते हैं, ठीक है? जो भी बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बोलता है तुम ये कैस्ट्रोल करवा लो, डायबिटीज करवा लो, फलाना टेस्ट ले लो, यूरिक एसिड टेस्ट करवा लो। क्या आयुर्वेदा में ऐसे टेस्ट होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है, या आयुर्वेदा में कैसे टेस्ट किए जाते हैं, कैसे समझा जाता है? आयुर्वेदा में इस लेवल के टेस्ट होते हैं कि साइंस शायद वहाँ तक पहुँचने में अभी 100 साल लगा दे। मेरे गुरुजी थे, हम उनसे जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो वो करते क्या थे, उनका टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। वो सभी पेशेंटों को एक दिन पहले अपनी जगह पे बुलाते थे और 10 बजे का टाइम निर्धारित होता था कि 10 बजे तक आपने यहाँ लाइन लगा के खड़े होना। एक दीवार थी, उस दीवार पे यूरिन अपना बाथरूम एक डब्बे में डाल के उस दीवार पे रखना था। गुरुजी का टाइम रहता था 10 बजे वहाँ पहुँचने का। जब गुरुजी आते थे तो सूरज की सीधी किरण उस दीवार पे पड़ती थी और वो पेशेंट का चेहरा नहीं देखते थे, वो सिर्फ यूरिन देखते थे कि 1 नंबर डब्बा जिसका है उसको ये बीमारी है, 2 नंबर का डब्बा जिसका है उसको ये बीमारी है। तो वो यूरिन देख के बीमारी बता दिया करते थे, इस लेवल का था। और हमारे सामने की बात है, उन्होंने एक बार बताया कि 27 नंबर का जो डब्बा है उस पेशेंट को 3 दिन पहले हार्ट अटैक आया था, उसको घर लेके चले जाएं, 2 दिन बाद फिर अटैक आएगा और वो बचेगा नहीं पेशेंट। तो इतनी डिटेल में कैसे इस डिटेलिंग पे वर्क होता था। और आज भी शास्त्रों में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर आप अपना यूरिन लेते हैं, उसको आपने करना क्या है, एक तेल लेना है, आपने तेल की बोतल रख दिया और उसमें 1 घंटे बाद समतल जगह पे सूरज की कुछ देर तक उस तेल पे किरणें पड़ जाएं, उसके बाद आपने अपना 1 ड्रॉप यूरिन का उसमें डालना है। कौन सा तेल रहेगा ये? कोई भी तेल, सरसों का तेल ले लीजिए आप, उसमें अपना 1 बूंद यूरिन का डालना है। अगर वो यूरिन मतलब फट जाए तो वो पेशेंट को मतलब कोई नहीं बचा सकता, उसको आप साफ मना कर दो कि ये पेशेंट नहीं बचेगा। अगर यूरिन पूरब की दिशा में चली जाए, मतलब वो अपने आप दिशा निर्धारित करेगी, तो आप समझ जाना कि पेशेंट ठीक होने वाला है।
बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, उत्तर की दिशा में चली जाए तो ठीक है, ये कुछ दिन की दवा के बाद ठीक हो जाएगा। अगर वो दक्षिण की तरफ जाता है तो उसकी बीमारी बहुत खराब बीमारी है, उसको जल्दी ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर डालते ही, जैसा मैंने बताया, कि वो फट जाए, मतलब आपने यूरिन एक ड्रॉप डाला, वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उस पेशेंट को हम नहीं बचा सकते। अगर वो यूरिन तलवार का शेप ले ले, ऐसे बिल्कुल लाइन में बन जाए, तो हम उसको कहते हैं कि इस पे किसी तरीके का तंत्र हुआ है, उस पेशेंट को बचाना मुश्किल है। बचाने के लिए हमें वैदिक के साथ साथ हमें धर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें हमें देव चिकित्सा एक हमारे यहाँ भारत में होती थी, मंत्रों द्वारा इलाज किया जाता था, वो ज़रूरी है, तो उसमें हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ तक वो रिसर्च है। और हर बीमारी का हम तो चेहरा देख के बता देते हैं पेशेंट को कौन सी बीमारी है, फेस पे कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, राइट। हथेली में हर चीज़ का है। अगर ये पार्ट है, अगर इस पार्ट पे ब्लैक कलर का धब्बा या रेड कलर का धब्बा है, तो उस पेशेंट को आप देखते ही बता दो कि आपको लीवर की प्रॉब्लम बहुत पहले से थी और लीवर का आपको पूरी लाइफ ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये धब्बा अगर इस एरिए पे पड़ गया तो हम उसे बता सकते हैं कि आपको मानसिक तौर पे परेशानी होगी, आपने अपने ब्रेन का ख्याल रखना है, ऑक्सीजन पूरा करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी बताती है। तो जैसे नॉर्मल बंदा है ना जी, उसको अपनी बॉडी के बारे में या अपने बारे में जानना है कि यार मेरे को ये बीमारी है या शुरू हो सकती है, वो अपने बॉडी के किस पार्ट से या कैसे अपनी चीज़ों से समझे उन चीज़ों को। जैसे बता देता हूँ, अगर लीवर है तो लीवर पे जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा उसके इस जगह पे निशान बनता चला जाएगा, लाइन बन जाएगी। हाँ, लाइन बन जाएगी। जितनी बड़ी गहरी लाइन उतना ज़्यादा लीवर पे प्रेशर है, तो ये पता लग जाता है। अगर हमारे इस एरिए पे पिंपल हो रहा है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें हार्मोन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन ट्रैक्ट से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है। नाक पे अगर पिंपल हो रहा है तो इसका मतलब हमारा खून बहुत गंदा हो चुका है, हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये नाक पे पिंपल बताता है। अगर हमारी गर्दन काली होने लग जाती है पीछे से, तो 6 महीने के अंदर अंदर 100% है शुगर हो जाएगा। तो उस पेशेंट को अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर देना होता है कि मैं 6 महीना अब मुझे हो रहा है। तो मैंने ज्योतिष की क्लास में सीखा था। संदीप नागराज जी हमारे ज्योतिष के आचार्य थे, तो उन्होंने हमें बताया, एक पेशेंट आया, उन्होंने बोला कि आपको शुगर है। तो पेशेंट बोला नहीं शुगर नहीं है। तो उन्होंने पूछा आपके फैमिली में, तो उन्होंने बोला मेरे पिताजी को है। उन्होंने बताया कि मैं 100% कह रहा हूँ आपको शुगर है। तो पेशेंट ने जब चेक कराया तो उसको उस टाइम 260 शुगर थी। हमने पूछा सर से कैसे पता लगा, तो उन्होंने बोला अभी तो हमने कुंडली नहीं देखी, अभी गर्दन देखी है। गर्दन देख के पता लग गया कि इसको शुगर होनी है। जितनी ज़्यादा डार्क पीछे, मतलब पूरी गर्दन नहीं, फेस अगर वाइट है और गर्दन ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब शुगर होगी। तो जैसे सर खानदानी बीमारी होती है ना, किसी के पापा को शुगर थी, किसी की मम्मी को शुगर थी, उनके दादा दादी को शुगर थी, वो चली आती है खानदानी बीमारी, उसका कोई इलाज है आयुर्वेदा में या वो कंटिन्यू रहेगी? हाँ, खानदानी बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये तो जी आपके जेनेटिक है, ये ठीक नहीं होगा। जबकि हमको पता है कि खानदानी बीमारी होती ही नहीं है। अगर होती तो आप ये सोचिए मेरे पिताजी को थी या मेरे दादाजी को थी, तो क्या मेरे दादाजी के पिताजी को थी वो बीमारी? तो शब्द यही आएगा कि नहीं। खानदानी बीमारी का लेना देना क्या होता है, अगर मेरे दादाजी को कोई चीज़ पसंद थी खाने में, उन्होंने वो चीज़ खाया, उस खाने के कारण जो बीमारी होनी थी वो दादाजी को हो गई। और दादाजी जो खा रहे थे वही मेरे पिताजी को खिलाएंगे, तो पिताजी को भी वही प्रॉब्लम होगी। और पिताजी ने जो 20 साल खाया वो तो मुझे खिलाएंगे ही खिलाएंगे, तो वो प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी। ये अगर हमारा डाइट अलग हो जाए या हमारे पिताजी को ये समझ आ जाए कि, या कोई वैद्य ऐसा मिल जाए जो बता दे कि ये खाने की वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है, तो हम वो खाना छोड़ देंगे। खाना छोड़ते ही हम ठीक होने लग जाएंगे। तो सारा खेल आके टिका है हमारे भोजन पे। हम जो ग्रहण कर रहे हैं उसके द्वारा हमको क्या मिलता है जी, वो बीमारी के रूप में अगर दिख रही है उसको हमने ठीक करना है। तो खानदानी बीमारी कुछ नहीं होती है, खानदानी खाना हम कह सकते हैं कि ये आपका खानदानी खाना है जिसके कारण ये दिक्कत आपको है। और जैसे एक दिए से जी अपना ऑरा क्लीन करते हैं या ऑरे के बारे में पता चलता है कि मेरे को कोई बीमारी है या नहीं है, नहीं। उसका क्या प्रोसीजर है, वो कैसे करते हैं? आयुर्वेदा में हम जैसे क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं एलोपैथिक में, वैसे आयुर्वेदा में ये भी एक तरीके का टेस्ट है जिसमें हमने ये चेक करना होता है कि पेशेंट अंदर से कितना स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने आपको बताया आयु, कौन सी आयु, मतलब आत्मा का हम इलाज कर रहे हैं ना, तो हमारी आत्मा कितनी स्ट्रांग है। ऊपर से शरीर हम नहीं देख रहे हैं, हमें अभी अपनी आत्मा देखनी है। तो हम दीपक जला के रखते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, उसमें जो बाती होती है वो सीधी रहेगी। अगर दीपक
पास में लाते ही पेशेंट के वो बढ़ने लग जाए उसकी रोशनी, तो इसका मतलब पेशेंट अंदर से पॉजिटिव है, वो ठीक हो जाएगा। अगर दीपक फड़फड़ाने लग गया तो इसका मतलब पेशेंट भी बेचैन है, तो उसकी बीमारी को ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर दीपक पास में ले जाते ही कम हो गया तो इसका मतलब यह है कि बीमारी जल्दी ठीक नहीं होने वाली है। अगर बाई चांस दीपक बुझ गया तो इसका मतलब वो पेशेंट ठीक नहीं होगा, उसको हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके। तो ये ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं आयुर्वेदा में, बट आजकल हो क्या रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं ऐसे, वैद्य नहीं मिल रहे हैं ऐसे। सर एक मेरे को बताइए, अभी आप बता रहे थे कि जैसे अभी तो चलो सभी हॉस्पिटल्स में बंद हैं, आप जाके अपना जानकारी नहीं ले सकते कि लड़का है या लड़की है, लेकिन आप बता रहे थे कि आयुर्वेदा में आप बिना कोई टेस्ट करवाए इंसान को देख के बता सकते थे कि उनके लड़का होगा लड़की होगी। वो कैसे होता है ये सारा चीज़ें? एक नहीं, इसके सर 20 से 25 लक्षण होते हैं। Okay. जिसमें हमें ये देख के पता लग जाता है कि इनके पेट में लड़का है या लड़की है। बंद बैन इसलिए कर दिया गया क्योंकि आजकल बहुत सारी आपको पता है पीछे कुछ ऐसा समय निकला जहाँ पे लड़कियों को मार दिया जाता था, इसलिए उसको रोका गया। बट आयुर्वेदा हर चीज़ में सक्षम है, बिना बहुत बड़े टेस्ट के ये पता लगाया जा सकता है। तो उसके बारे में मैं 2-3 लक्षण बता देता हूँ। अगर पेट में लड़का है तो लड़की की जो आँख होती है, राइट आँख, वो बड़ी हो जाती है और लेफ्ट आंख छोटी हो जाती है। अगर लड़की है पेट में तो लेफ्ट आंख बड़ी हो जाती है। वैसे ही अगर पेट में लड़का है तो लड़की बहुत प्रसन्न रहती है, मतलब जो उसकी मदर है उसको हमेशा खुशी का एहसास होगा, और अगर पेट में लड़की है तो उसको खुशी का एहसास नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं अगर हम बात करें तो कभी बट ये है कि हम जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं सीखने, हम उनको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, बताते हैं। क्योंकि आजकल अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, उसको ये बताया गया कि आपका जो बच्चा है वो डफ एंड डम है अंदर, मतलब वो सही नहीं है, तो उसको आपको अबॉर्ट ही करना पड़ेगा, उसका सही विकास नहीं हो पा रहा है। तो बच्चा, वो भी तो एक तरीके का क्राइम हुआ कि अगर आपने बच्चे को मार दिया। बहुत सारी मदर को ये बताया जाता है कि आपका बच्चा पेट में उल्टा हो गया है या कुछ ऐसी प्रॉब्लमें आ गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें आ जाती हैं। आयुर्वेदा में ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम ये पता लगा पाएँ कि बच्चे की कंडीशन क्या है और बच्चे का हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि आयुर्वेदा में भी ट्रीटमेंट हो सकता है इस तरफ। जितनी भी फीमेल डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदा से BMS करके हटी हैं, वो सब प्रैक्टिस एलोपैथिक में कर रही हैं, जो गाइनों की तरफ काम कर रही हैं। जबकि आयुर्वेदा में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ, जब डॉक्टर ये बता दे कि बच्चा पेट में उल्टा हो गया या गले में उसके नाल फंस गई है, कोई भी A to Z एक्सक्यूज़ दे दें कि बच्चा बाहर नहीं आ सकता, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, बिना मदर को बताए देसी गाय के गोबर का रस अगर आप पिला देते हैं, बिना किसी बड़ी सर्जरी के बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, हमने कम से कम हज़ारों केस ऐसे देखे हैं। ये कैसे, मतलब? गोबर का रस निकालना है और वो रस मदर को पिला देना है। ओके। और इसके बारे में न्यूज़पेपरों में भी आया था कि ऐसा हुआ है। अगर आप 2 दिन पहले आपने स्कैन कराया और डॉक्टर ने बता दिया कि आपके पेट में बच्चा उल्टा है, इसका तो बड़ा ऑपरेशन होगा, कुछ ना करो, वहाँ से आओ, देसी गाय खोजो, उसके गोबर का रस निकालो, मदर को पिला दो, 2 दिन के अंदर अंदर फिर आप जाके चेकअप कराओगे, बच्चा भी सीधा होगा और बिल्कुल स्वस्थ होगा। वाह। तो जैसे सर गायने की बात कर रहे थे आप, तो फीमेल को जब पीरियड आते हैं जी, राइट, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस में ब्लीडिंग होती है जी, या बहुत ज़्यादा पेन होता है जी, तो उसका क्योर कैसे है, मतलब उसको ट्रीट कैसे किया जाए आयुर्वेदा के थ्रू? जब पीरियड्स आता है तो उस टाइम बॉडी में ड्राइनेस बहुत बढ़ती है। राइट। आजकल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि लड़कियां घी का प्रयोग कर ही नहीं रही हैं। डॉक्टर क्योंकि घी का, दूध का परहेज बताते हैं। बिल्कुल। अगर देसी गाय का घी लिया जाएगा तो उसी समय उनका पेन खत्म होगा, जैसा मर्जी हो। अगर बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से किसी को अगर पीसेस भी आ रहे हैं पीरियड्स में, तो एक तो देसी गाय का घी लेना स्टार्ट कर दें, पीपल के पत्तों का रस लेना स्टार्ट कर दें। जैसी मर्जी प्रॉब्लम हो, PCOD तक की भी दिक्कतें हैं जिसका डॉक्टर कहते हैं इलाज नहीं है, 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। और जैसे आजकल आपने देखा होगा मोस्टली टीवी पे बहुत ऐड आती है ना, प्रेगनेंसी रोकने के लिए टैबलेट्स आ रही हैं, जी जी, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, उनको रेगुलर लेने से बॉडी में कैंसर जनरेट होता है। तो आयुर्वेदा में भी ऐसी कोई चीज़ें बनी हुई थी कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकने के लिए? सर ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि 2010 में अमेरिका में एक बुक छपी थी। बुक का नाम था डेथ बाय मेडिसिन। दवा खाने से कितने लोगों की मौत होती है।
अब आप सोचो, जो बुक जिसने छापा था वो डॉक्टर था और जिसने उनको सारा डाटा दिया वो सब डॉक्टर थे। तो अमेरिका जैसे देश में 2010 का डाटा है सर, 70 लाख लोग दवा खा के मर गए थे। माय गॉड। तो इंडिया में उसका डाटा क्या होगा? वैसे ही सर हमारे अनवांटेड 72 खा के 30% लेडीज़ को मदर बनने से पहले बच्चेदानी का कैंसर हो रहा है और उनको ये पता नहीं लगता। आज कैंसर बढ़ इसलिए रहा है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा में एक दो नहीं बहुत सारी ये चीज़ें थी, बट लोग शर्म के कारण इसको बताना बंद कर देते थे। फिर भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदा में एक दो नहीं बहुत सारी दवाइयाँ भी ऐसी हैं, क्लासिकल मेडिसिन भी ऐसे हैं, बहुत सारे फार्मूले भी ऐसे हैं। एक फार्मूला मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ लोहे को गर्म करते हैं जी। अच्छी तरह लोहा गर्म करके आपने पानी में डिप करना उसको, जब लोहा रेड हो जाए वो पानी अगर आप पिलाते हो तो अनवांटेड 72 टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहला काम। दूसरा काम, जिन लेडीज़ को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं पीरियड्स लाने के लिए, अगर 15 दिन ये प्रयोग कोई भी लेडीज़ कर लेती है तो पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ें बिल्कुल सर किसी को पता ही नहीं होंगी ये चीज़। जी आयुर्वेद एक्चुअली ये जो हम कर रहे हैं सर, ये प्राचीन चिकित्सा है जिसके बारे में लोग ना बताते हैं। प्राचीन चिकित्सा आज बंद होती इसलिए चली गई क्योंकि लोग छुपाना स्टार्ट कर दिए। और मैं सर ज्योतिष के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, और ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारी विद्या गायब ना हो। आपने वैद्य का घर देखा है और एक किसी डॉक्टर का घर देखा है जी। किसका घर ज़्यादा बड़ा होता है? डॉक्टर का। अगर नॉलेज की बात करें तो शायद नॉलेज भी दोनों को बराबर ही अगर हम मान के चलते हैं, ठीक है, और दिल भी अच्छा मान के चलते हैं, दोनों का अच्छा दिल है। बट हमेशा एक डॉक्टर की लाइफ स्टाइल और पैसे के मामले में एक डॉक्टर ज़्यादा बड़ा होता है। उसके पीछे कारण की अब बात करते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, अगर डॉक्टर को ऑफर आ गया कि आपको जो नॉलेज है, आपको अगर हम 1 लाख रुपए देते हैं आप सिखाओगे, तो डॉक्टर सिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके सिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। पर प्रॉब्लम कहाँ आई? वैद्यों को जो पता था वैद्य बताना बंद कर दिया। उनको जो मर्जी कीमत दे दो वो कभी बताते नहीं थे। ज्योतिष के अनुसार अगर आप अपनी विद्या को छुपा के रखते हो तो आपका शुक्र और बृहस्पति खराब होगा, जिसके कारण आपको पैसा कम आएगा और आपका नेम फेम कम होता चला जाएगा। और वही हमारे वैद्यों ने किया, इसीलिए वो झोपड़ी में ही रह गए। अच्छी नॉलेज लेने के बाद भी, अच्छे कर्म करने के बाद भी वो बढ़ नहीं पाए। और एलोपैथिक वालों को, उनको चाहे नॉलेज ना भी हो फिर भी उनको जितना पता था उन्होंने बताया, तो उसके कारण उनका पैसा भी बढ़ा और नाम भी बढ़ा। तो डॉक्टर साहब, और आजकल आपने देखा होगा कि लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे देख के अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं लोग। ठीक है, किसी चीज़ की ऐड आई, सप्लीमेंट देखा और अपने आप अंदाजे से ले लिया। जैसे आजकल शिलाजीत बहुत चल रहा है, ठीक है, हर कंपनी शिलाजीत बेच रही है, अश्वगंधा बेच रही है, और हर एक को लगता है कि यार मैं इस ऐड को देख के अपने आप सप्लीमेंट ले लेता हूँ अपने हिसाब से। क्या ये लेने चाहिए ऐसे बिना डॉक्टर के? उसके बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए सप्लीमेंट, खास करके क्योंकि आयुर्वेदा को कभी हम डब्बे में पैक नहीं कर सकते सर। यहाँ हो क्या रहा है, आयुर्वेदा को लोग सप्लीमेंट बना के डब्बे में पैक करके बेच रहे हैं जी। अब शिलाजीत के बारे में बताता हूँ। शिलाजीत के बारे में जो शास्त्रों में लिखा है कि इस धरा पर, इस धरती पर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको शिलाजीत ठीक ना कर सके। इतनी पावर है। बट अब हर इंसान की तहसीर अलग है, हर इंसान का रहना सहना खाना पीना सब कुछ अलग है। तो जिस तरीके से मैं शिलाजीत का सेवन कर रहा हूँ, क्या वो मुझे सूट करेगी कि नहीं करेगी ये मुझे नहीं पता। ये बताने का काम वैद्य करेगा कि वो शिलाजीत आपके शरीर के नेचर के हिसाब से किस तरीके से लेना पड़ेगा ताकि आपको ठीक होगा। 70-80% लोग आज शिलाजीत को पानी से लेते हैं। जी जी। शिलाजीत पानी से लोगे तो ड्राइनेस पैदा होगी, कॉन्स्टिपेशन पैदा होगी, गर्मी होगा, मुंह में छाले होंगे, घबराहट होगी। 70% लोगों के घर में शिलाजीत पड़ी होगी डब्बी पैक। लोग बताते हैं कि मैंने शिलाजीत लेके आया था और इतनी अच्छी शिलाजीत है कि 2 दिन में गर्म कर दिया शरीर। अच्छी शिलाजीत की पहचान कि अगर आपने लिया तो आपका शरीर गर्म नहीं ठंडा होगा। तो क्या तरीका है इसको लेने का शिलाजीत को? शिलाजीत को अगर आपने प्रयोग करना है तो आप दूध के साथ, सब्जियों के सूप के साथ, मांस के सूप के साथ, किसी भी तरीके का, या किसी अर्क के साथ लेना है। वो डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, वो आपको वैद्य बताएगा कि आपको अर्क किस अर्क के साथ लेना है। पर घी के साथ, शहद के साथ भी आप ले सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मैं वात प्रकृति का हूँ, पित्त का हूँ कि कफ का हूँ।
और आजकल दूध पे बड़ा इशू हो रहा है कि डॉक्टर मना कर रहे हैं कि दूध नहीं पीना। जी इसका क्या रीज़न है? आयुर्वेदा बोलती है कि दूध पीना चाहिए, बाकी डॉक्टर बोल रहे हैं दूध नहीं पीना चाहिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से 20 साल पहले कोई खेतों में अगर काम करता था तो ये कहते थे कि ताऊ बहुत घी खा के आया है लगता है ना। तो इसका मतलब घी में इतनी ताकत होती थी कि 70 साल का आदमी काम करता है। आज क्या बोलते हैं कि डॉक्टर ने मना किया था घी के लिए, माना नहीं, अब अटैक आया, खत्म हो गया। राइट। और ये 30-40 साल की उम्र में। तो घी में कमी नहीं थी सर, हमारे सेवन करने के तरीके में हमारे तक जो घी पहुंच रहा है उसमें कमी थी। दूध की बात करते हैं, आयुर्वेदा हमेशा दूध को ऊपर रखता है। दूध एक ऐसी चीज है जो डिटॉक्स का काम करती है, शरीर की सफाई का काम करती है। अगर दूध खराब होता तो बच्चे की पहली खुराक दूध नहीं होती, क्योंकि मदर फीडिंग तो बिल्कुल बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के विकास में सबसे पहला योगदान तो दूध का ही था। अगर दूध खराब होता तो वो क्यों दिया जाता, यहाँ पे बात आके टिकती है। और आयुर्वेदिक डॉक्टर अब आके मना कर रहे हैं कि दूध का प्रयोग नहीं करना, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर। मेरा ये मानना है जितने भी डॉक्टर या जितने भी आचार्य जो ये बता रहे हैं कि दूध का प्रयोग नहीं करना है, आप आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद जिस दिन अच्छी सरकार आई उस दिन पता लगाएगी और ये पता लगेगा कि वो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि अगर आपने दूध नहीं पिया तो आप जानवर को पालोगे क्यों? बिल्कुल। और अगर जानवर नहीं पाल रहे हो, क्योंकि दूध नहीं पियोगे तो आप जानवर नहीं रखोगे, जानवर नहीं हुआ तो गोबर नहीं होगा, और गोबर नहीं होगा तो खेतों तक खेती नहीं होगी, और खेती आएगी कौन सी? सभी केमिकल वाली। बिल्कुल। तो वो केमिकल वाली खेती फिर लीवर खराब, किडनी खराब, हार्ट खराब, ये सारी प्रॉब्लमें बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ प्रॉब्लम है। आज भी जिनके घर में जानवर रखे हुए हैं, जिनके घर आज भी उपले पे रोटी बनती है, मतलब चूल्हे में रोटी बन रही है, वो सब स्वस्थ हैं। गांव के किसान आजकल बीमार पड़ रहे हैं, उसका मेन कारण ये है कि वो डायरेक्ट केमिकल के बीच में है, क्योंकि वो अपने हाथों से केमिकल छींट रहे हैं खेतों में, नंगे पैर घूम रहे हैं। जी। तो वो केमिकल उनकी बॉडी में जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। किसानों से यही अनुरोध है कि आप देसी गाय के गोबर का प्रयोग या किसी भी जानवर के गोबर का प्रयोग करें खेतों में, उनके लिए भी अच्छा है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को आपसे मिलना हो, जी, इलाज करवाना हो, तो कहाँ पे मिले आपको? इलाज के लिए ऐसे मेरा यहाँ लुधियाने में हॉस्पिटल है, समर्पण आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। समर्पण, हाँ, 39 सेक्टर जमालपुर में है। तो वहाँ पे हम मिल सकते हैं। और हमारी अगली प्लानिंग जो है वो राजस्थान बाड़मेर में है, और ऐसे हिमाचल में बैजनाथ एक एरिया है, वहाँ पे हमारा हॉस्पिटल बन रहा है। तो इन जगहों पे हूँ। झारखंड में मेरा गुरुकुल चल रहा है पिछले 5 सालों से, झारखंड में, जहाँ पे हम फ्री का ट्रीटमेंट करते हैं, हर तरीके की बीमारी का। पेशेंट वहाँ जाए, रुकना, खाना पीना, रहना सब कुछ फ्री है, ट्रीटमेंट लेके आएगा। बट ये है कि बहुत VIP सुविधाएं नहीं है वहाँ पे। जंगल में है हमारा गुरुकुल, वहाँ पे कोई भी जा सकता है। ये सर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप कैसे लोगों की सेवा कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट इसमें आपकी हेल्प करे, या होता है ना कि ऐसी संस्थाएं जो अलग अलग स्टेट में हो, अलग अलग जगह पे हो, जो अपने एलोपैथी हॉस्पिटल है वो हर जिले में है, और उनकी फीस मतलब लाखों में है, और आयुर्वेदा में इतना अच्छा उपचार हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम अभी गवर्नमेंट से मदद लेने की हमारी सोच नहीं है। बस गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम में बीच में ना आए। ओके। नुकसान किसी का होगा नहीं, उसकी हमारी गारंटी है कि हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। और जो आपने बताया कि अगर ये हर शहर में हो, तो ये इसकी प्लानिंग अभी हम कर चुके हैं। हम वैद्यों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और वो अपने शहर में जाके गुरुकुल स्टार्ट करते हैं। शर्त हमारी उनसे एक ही रहती है, पैसे का चार्ज ना रखें, उसके बदले में अगर वो वहाँ पे गुड़, गेहूँ, धान, चावल, नमक, कुछ भी चीज़ लेके पेशेंट का इलाज हो जाए। जो हमारा गुरुकुल झारखंड में है वहाँ पे हम यही करते हैं। अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो हमें वो, उनके घर में अगर चने की खेती हो रही है तो वो चना ले आए हमारे तक, सरसों हो रहा है तो सरसों ले आए। इस तरीके से हम वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो पूरे भारत में अगर कोई भी हमसे सीखना चाहता है जो प्राचीन चिकित्सा है प्रॉपर, तो हम 7-7 दिन का कैंप लगाते हैं अपने हॉस्पिटल में। हम सिखाते हैं प्रैक्टिकल वर्क भी और थ्योरी भी। वो सिखाने के बाद वो अपने क्षेत्र में जाके ऐसा काम शुरू करता है, तो हम खुद वहाँ जाके सेवा करने के लिए तैयार हैं। तो ये लुधियाना में भी होता है? ये लुधियाने में हॉस्पिटल में अभी हम ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के चार्जेस वगैरह बहुत हैं। बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका हम फ्री का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे एक पेशेंट आज से 2 साल पहले आया था, कैंसर का पेशेंट था।
उसका हमने 1500 रुपये में रहना और खाना पीना प्लस 1 मंथ का ट्रीटमेंट सारा कुछ हमने 1500 रुपये में किया था। 1500 रुपये में 1500 कैंसर का इलाज। जी जी। क्या बात है। और वो पेशेंट अभी जिंदा है, ऑटो चलाता है, और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास वो भेजते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव सर। बहुत मज़ा आया और बहुत सारी जानकारी आपसे मिली कि आयुर्वेदा में आप इतने कम जिसको बोलते हैं फीस में, इतने कम अमाउंट में आप लोगों का इलाज कर रहे हो। क्योंकि कैंसर का इलाज मैंने सुना कि जिस इंसान को कैंसर हो जाता है उसकी पूरी फैमिली, जिसको बोलते हैं ना कि उसको तो बीमारी है ही है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली स्ट्रेस, मैं तो सामने देखी हुई हैं चीज़ें। जी सर। लेकिन आप इतने कम पैसों में इतना अच्छा उपचार दे रहे हो, लोगों का सेवा कर रहे हो। मैं क्या बोलूँ सर आपको, थैंक यू कह सकता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने आयुर्वेदा का इलाज करना सीखना है, वैद्य बनना है जी। तो कैसे आपको अप्रोच करे, उसके क्या चार्जेस होते हैं, कितना खर्चा होता है उस सबको सीखने का? देखिए, अगर कोई सीखना चाहता है तो कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। अगर पेशेंट के पास अपनी ज़मीन है तो वो तुरंत आ सकता है सीखने के लिए। उसके पीछे रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा जो हम सिखाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इनकम तो शायद नहीं कर पाए, और अगर अपनी ज़मीन नहीं है तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। अगर कोई हमसे सीखना चाहता है तो चार्जेस की बात अगर हम करें तो हम फ्री का सिखाने के लिए तैयार हैं। 7 दिन का हम कोर्स कराते हैं। खाने पीने का जो भी एडजस्ट करना होगा वो हम मिलजुल के एडजस्ट कर लेंगे। और कहीं से भी लोग आए हमारे पास सीखने के लिए, हम इसमें प्राचीन चिकित्सा, आयुर्वेदा, ज्योतिष, न्यूरोथेरेपी, ये सारी चीज़ें हम कंबाइन करके सिखाते हैं, ताकि पेशेंट को इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट चाहिए, जिसके लिए एलोपैथ की तरफ भागता है, वो आयुर्वेदा में दिया जा सके। ये 7 दिन का रहता है जी। 7 दिन में पॉसिबल है ये सब चीज़ें सीखना? हाँ, क्योंकि हमारे पास वही आते हैं जिनका पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा आयुर्वेदा का रहा है। अगर बैकग्राउंड आयुर्वेदा का नहीं है तो वो कुछ दिन पहले हमारे ऑनलाइन कोर्स हैं, वो तो बिल्कुल फ्री हैं, वो घर पे बैठ के लोग कर सकते हैं। वो हमसे संपर्क करें, हम उनको लिंक भेज देंगे। 3 महीने का कोर्स है वो ऑनलाइन वो करके आएँ, उसके बाद 7 दिन का हमसे रुक के भी हमारे पास सीख सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी। मैं उम्मीद करता हूँ सर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास पहुँचें, सीखें और आगे सेवा प्रदान करें। जी सर। थैंक यू सो मच सर, या लुधियानवी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ओके सर। थैंक यू।